नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जीआई सिस्टम एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं मेडिकल सर्जिकल से वो जीआई सिस्टम से रहते हैं। बड़ा सिस्टम है, इसी के चलते तो शुरुआत करने से पहले यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए बच्चों, तभी लगेगा कि इतनी मेहनत मेरी जो जा रहा है सारा दिन में उसको कराने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि मुझे स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है इस सारी चीज़ों के लिए अलोंग विद ड्यूटी, घर का हाउस होल्ड कोर्स देखते हुए। सिर्फ इसीलिए निकाल रही हूँ कि ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वो जो अच्छा लगने वाली फीलिंग है वो कब आएगी, जब आप लोग रिस्पॉन्स देंगे। अगर आपको नहीं भी पसंद आ रही तो भी आप बताइए कि वीडियो में आपको क्या कमी लग रही है, और अगर आप पसंद आ रही है और आप देख रहे हैं आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो ज़रूर आप लाइक कमेंट करिएगा, ताकि मुझे समझ तो आए कि कहाँ पे लैक हो रहा है और कितना आप तक जो है मेरी बातें पहुँच रही हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है साउंडर्स मॉस भी रहने वाला है, पूरा सिस्टम और प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाला है, तो बने रहिए सीरीज के साथ। 100% अगर आप जो है कंसिस्टेंट रहेंगे तो 100% रिजल्ट जो है वो पॉजिटिवली आएगा, अच्छा आएगा आपका। और जो नए बच्चे देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट वीडियोस से लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, जो कि हमारा माउथ से लेके एनस तक जाता है और जो इसकी अप्रोक्सीमेटली 30 फीट लंबा होता है। जहाँ जो मेजर पार्ट है लेंथ का वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कवर कर लेती है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लगभग 20 फीट की लंबी होती है, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 5 फीट लंबी होती है। अगर आपने कभी सर्जरी देखी होगी ना, मैंने देखी है इसलिए मैं बता रही हूँ। जब सर्जरी करते हैं ना, एब्डोमिनल सर्जरी, जो इंटेस्टाइन होती है अगर हम बाहर एक टब रख देना तो टब भर जाता है इंटेस्टाइन का, इतनी बड़ी इंटेस्टाइन होती है। वो पेट में इस तरीके से पूरा इस तरीके से पड़ी रहती है, तो इसलिए छोटे से एरिया में समाई हुई है। लेकिन जब उसको बाहर निकालते हैं तो एक के अंदर एक लूप, एक के अंदर एक लूप, इतनी बड़ी होती है कि टब भर जाता है। इंटेस्टाइन की लेंथ इसलिए 20 फीट जो है वो अंदर रहती है, और लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट होती है, और पूरा जीआई ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 30 फीट लंबा है, जो कि मुंह से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है, जहाँ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन सारे पार्ट्स जो हैं वो जीआई सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। A client describes abdominal discomfort following ingestion of milk. Which enzyme, as a result of genetic deficiency, should the nurse consider to be the cause of client's discomfort? कई बार बोलते हैं ना कि मैं दूध नहीं लेता, दूध के प्रोडक्ट नहीं लेता, तो दूध लेने से दूध से एलर्जी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोलोज इंटॉलरेंस। जहाँ पे जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें एक शुगर होती है जिसको हम लैक्टेज बोलते हैं। इस शुगर से जनरली जो पेशेंट होते हैं, पर्सन होते हैं, वो एलर्जिक होते हैं। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं है, लेकिन अगर दूध या दूध से बनी कोई चीज ले ली तो एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। इसीलिए इन पेशेंट्स को दूध या दूध से बनी कोई भी चीज खाने के लिए मना किया जाता है, परहेज करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ ए राइट आंसर रहेगा कि ये एक शुगर है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है, लैक्टेज, जिससे एलर्जी होती है। और जनरली जो इसका मोस्ट फ्रीक्वेंट कारण होता है वो जेनेटिक कॉज होता है, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये रन करता है। बाकी सुक्रेज, माल्टेज, अमाइलेज ये मिल्क में प्रेजेंट शुगर नहीं है, और इनका इंजेक्शन और मिल्क प्रोडक्ट से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शंस नहीं होंगे। लैक्टेज इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, a nurse identify the client understand information about vitamin K when the client states vitamin K is। विटामिन के जो है हमारा क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जो हमारा क्लॉटिंग साइकिल होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ कुछ जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनका प्रीकर्सर होता है, मतलब उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है उसको बनने के लिए विटामिन के की जरूरत है। विटामिन के हमें हमारी बॉडी भी सिंथेसाइज करती है, हमें डाइटरी सोर्स से भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो सिंथेसिस होता है वो हमारी बॉडी से होता है। कहाँ से? इंटेस्टाइन में ये सिंथेसिस होता है।
इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसको सिंथेसिस करते हैं। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कौन सा मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है? ई कोलाई रेस्पॉन्सिबल होता है इसकी सिंथेसिस के लिए। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी इंटेस्टाइन कैसी होती है? स्टेराइल होती है एट बर्थ। उसकी इंटेस्टाइन में इकोलाई इतने अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, और अभी उसकी इंटेस्टाइन नई नई जो है बनी मतलब बाहर आई है, तो वो अभी उसकी इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करना शुरू करेगी विटामिन के। इसीलिए पैदा होते ही बच्चों को क्या दिया जाता है? विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग के चांसेस इनमें कम हो सके। ठीक है, एट बर्थ जो है विटामिन के देते हैं। यही कारण है क्योंकि उनकी इंटेस्टाइन अभी स्टेराइल है, वो नहीं बना पा रही है इतना इकोलाई कि इकोलाई क्या प्रोड्यूस कर सके? विटामिन के। इसीलिए उनको विटामिन के एक्सटर्नली देना पड़ता है, आईएम देते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। जो विटामिन के होता है जनरली K1 फेलोक्विनोन, जो कि हमें जनरली प्लांट सोर्स से मिलता है, एंड K2 होता है मेलानक्विनोन, जो कि हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, और ये K2 ही होता है जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। एक और होता है K3, जो कि इनकी प्रीकर्सर फॉर्म होता है। K3 बाद में जो है कन्वर्ट होता है K1 और K2 में, तो ये एक प्रीकर्सर फॉर्म है। K1 हमें प्लांट सोर्स से मिलता है, फेलोक्विनोन जो है इसका नाम P है, तो P फॉर प्लांट सोर्स से ये मिलता है, एंड K2 मेलानक्विनोन ये हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। जो हमारी गट सीक्रेट करती है, हमारी गट बनाती है, वो K2 बनाती है। अब यहाँ बताया गया कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नर्स आइडेंटिफाई करेगी कि क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है। ऑप्शन ए, फाइंड इन वैरायटी ऑफ फूड्स सो देयर इज नो डेंजर ऑफ डेफिशिएंसी। ये ज्यादातर फूड्स में प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अबंडेंट होता है, और बहुत रिच मात्रा में प्रेजेंट नहीं होता, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये कहना गलत होगा कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स में ये वैरायटी में प्रेजेंट है। easily absorbed without assistance, so everything eaten is absorbed। इसका एब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये नहीं होगा। रेयरली फाउंड इन डाइटरी फूड, सो ए नेचुरल डेफिशिएंसी कैन इजीली अकर। डाइटरी फूड में होता है प्लस बॉडी में भी सिक्रिएट होता है, तो नेचुरल डेफिशिएंसीज की जनरली बॉडी में होती नहीं है। प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट अमाउंट बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, सो मेटाबॉलिक नीड्स आर मेट। यस, ये है कि जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो इसको इतनी अमाउंट में बना देता है कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस कर सके ये। और ये कौन सा फॉर्म है जो हमारे इंटेस्टाइन में बनता है? K2 फॉर्म है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट when used in reference to fat. Which important factor in relation to these type of fats should the nurse include in the teaching? जो हमारा सैचुरेटेड फैट होता है वो हमारा बैड फैट कहलाया जाता है, और जो हमारा अनसैचुरेटेड है वो हमारा गुड फैट है। मतलब अनसैचुरेटेड फैट जो है, जो सैचुरेटेड फैट है वो हमारे आर्टरीज में डिपोजिशन कराने का काम करता है, जिससे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस ये सारी चीजें हो सकती हैं। अनसैचुरेटेड फैट ये प्लेग वगैरह नहीं जमाता है। जो हमारा सैचुरेटेड फैट होता है ना, वो जो सैचुरेटेड फैट होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड कंसिस्टेंसी में रहता है, इस वजह से हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। और ये जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट होता है ये रूम टेम्परेचर पे आने पे लिक्विड इन कंसिस्टेंसी हो जाता है, इसलिए इजीली डाइजेस्टेबल होता है और जमता भी नहीं है। ये सॉलिड कंसिस्टेंसी में होने की वजह से यहाँ पे जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल का जो हार्ट डिजीज वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, उन सारी चीजों में रिजल्ट करता है। तो ये कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है? टेस्ट, कलर, डेंसिटी एंड डाइजेस्टिबिलिटी। ये इसकी डेंसिटी है कि ये बहुत डेंस होता है, सॉलिड होता है ऑलमोस्ट, ये जो है लूजली डेंस होता है, और ये रूम टेम्परेचर पे अपनी फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में बदल लेता है, जिसके चलते ये एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी रखता है। तो डेंसिटी का फैक्टर है जो इन दोनों को क्या कर रहा है? बुरा और अच्छा बना रहा है। तो सी राइट आंसर होगा। Next, a nurse is teaching menu planning to the client who has high triglyceride level. Which nutrient avoided by the client indicate that teaching about food that are high in fat was understood? जो high triglyceride normal level क्या होता है? less than or equal to 150 mg per dl।
ये नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है कि 150 से कम होना चाहिए, ज्यादा होने पे ये फैट डिपोजिशन करने लग जाता है आर्टरीज में। तो कौन से ऐसे फूड हैं इनमें से जो कि हाई इन फैट है और क्लाइंट ने समझ लिया है कि उसको अवॉइड करना चाहिए? फ्रूट्स, ग्रेन्स, रेड मीट एंड वेजिटेबल ऑयल। यहाँ मीट और मीट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो हाई इन फैट होते हैं और उन्हीं को जो है अवॉइड करना चाहिए ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मल करने के लिए। तो सी राइट आंसर होगा, रेड मीट। Next, which statement made by the client after attending a class on nutrition indicate understand of importance of essential amino acids? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि क्लाइंट बोल रहा है न्यूट्रिशन की क्लास लेने के बाद, जिससे कि उसको समझ में आ गया है कि असेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं? अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन का। जो हमारे प्रोटीन बनते हैं वो इन्हीं अमाइनो एसिड से बनते हैं और प्रोटीन की जरूरत हमारी बॉडी में टिश्यू रिपेयर, मेटाबॉलिज्म, हर चीज के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। और प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए? जितना हमारा बॉडी वेट है पर ग्राम पर मिलीग्राम पर ग्राम बॉडी वेट जो है हमें प्रोटीन का इंटेक डेली करना चाहिए। ये हमारे डाइटरी सोर्स में इतना होना चाहिए हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। यहाँ पे क्या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, अमाइनो एसिड्स कैन बी मेड बाय द बॉडी बिकॉज दे आर एसेंशियल टू लाइफ। अमाइनो एसिड बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक है। दे कम फ्रॉम डाइट बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। यस, अमाइनो एसिड बॉडी में नहीं बनते। जनरली 9 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, ये हमें डाइटरी सोर्स से लेना होता है और इनकी जरूरत होती है प्रोटीन की। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के लिए और ये हमें जो है जरूरी होते हैं, रोजमर्रा की जरूरत है ये हमारी। तो इसका इंटेक जो है हमें प्रॉपरली करना चाहिए। ऑप्शन सी, दे आर यूज्ड इन की प्रोसेस एसेंशियल फॉर ग्रोथ वंस दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी तो होते ही नहीं है। required for metabolism whereas the other amino acids are not। सारे अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स से करते हैं। तो बी राइट आंसर होगा कि ये हमें सिंथेसाइज नहीं होता है, ये हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने होते हैं। नेक्स्ट, अ नर्स प्रोवाइड डाइटरी टीचिंग अबाउट अ लो सोडियम डाइट फॉर अ क्लाइंट विद हाइपरटेंशन। Which nutrients selected by the client indicate understanding about the food that are low in natural sodium? ये कह रहा है कि पेशेंट नर्स जो है लो सोडियम डाइट के बारे में पेशेंट को बता रही है जिसको हाइपरटेंशन है। तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट वो सेलेक्ट कर रही है जो बता रहा है कि उसने सही जो है खाने को चुना है जिसमें लो सोडियम है? मिल्क, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो नेचुरल सोडियम होता है वो फ्रूट्स में इन सारे में सबसे लो होता है, सबसे हाई वो इसमें मीट प्रोडक्ट्स में होता है। मिल्क में भी नेचुरल सोडियम प्रेजेंट है, वेजिटेबल्स में भी, फ्रूट्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन इन सब के मुकाबले लो अमाउंट में। तो फ्रूट्स इज द राइट ऑप्शन दैट कंटेन्स लो सोडियम। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज हैविंग गैस्ट्रिक गवाच। In which position should the nurse place the client when the nasogastric tube is inserted? गैस्ट्रिक गवाच का क्या मतलब होता है? नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं? स्टमक वॉश। इसमें क्या है, जनरली जब पॉइजनिंग का केस होता है उस केस में हम सबसे ज्यादा करते हैं कि पॉइजनिंग इंजेस्ट कर लिया है या कोई ड्रग ओवरडोज हो गई है, तो उस केस में हमें क्या करना है? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से हम नॉर्मल सलाइन डालते रहते हैं और दूसरे उसको एस्पिरेट करते रहते हैं ताकि स्टमक को वॉश किया जा सके। तो इसको हम स्टमक वॉश भी बोलते हैं। इसके लिए पोजीशनिंग पूछ रहे हैं, क्या पोजीशन देनी है? ऐसी पोजीशन देनी है कि जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का एंड है ना वो स्टमक में जो है प्रॉपरली ड्रेन करे, ठीक है। तो जैसे ये एसोफेगस जो है अगर यहाँ स्टमक में आ रहा है तो यहाँ जो ट्यूब का एंड है वो प्रॉपरली स्टमक में ड्रेन करे। तो ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जब क्लाइंट सीधा बैठेगा? तो यहाँ सुपाइन, मिड फाउलर, हाई फाउलर एंड ट्रेडलनबर्ग, यहाँ हाई फाउलर पोजीशन देंगे ताकि जो वो अच्छे से स्टमक में ड्रेन करे और जो प्रॉपर वॉशिंग का हमारा पर्पज है वो मीट हो सके। तो सी, हाई फाउलर इज द राइट आंसर। Next, a client with diagnosis of cancer of stomach express aversion to the meal and eat only small amount. What should the nurse provide? एक पेशेंट है जिसको स्टमक कैंसर है, उसको अवर्जन टू द मील मतलब खाना नहीं खाना चाह रहा है और सिर्फ थोड़ा बहुत ही वो खा रहा है, तो नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए, नरिशमेंट बिटवीन द मील्स। वो पहले ही नहीं खा रहा है, बिटवीन द मील्स तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो कुछ खाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
स्मॉल पोर्शंस मोर फ्रीक्वेंटली, ये देना है कि पेशेंट को जो है छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट पोर्शन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में देने हैं। माइन्यूट पोर्शन जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल भी होंगे और पेशेंट का जो है फुलनेस वाली फीलिंग भी नहीं आएगी और वो थोड़ा थोड़ा करके खा भी लेगा। और रिपीटेड इंटरवल पे ऐसा करने से जो हमारा नरिशमेंट वाला पार्ट है वो भी मीट हो जाएगा। सप्लीमेंट्री विटामिन टू स्टिमुलेट द क्लाइंट एपेटाइट, विटामिन जो है एपेटाइट स्टिमुलेट करने के जनरली इन पेशेंट्स में यूज नहीं होता है। ओनली फूड द क्लाइंट लाइक इन स्मॉल प्रोपोर्शन एट मील टाइम, सिर्फ जो है मील टाइम पे छोटा छोटा खाना देने से उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, इसलिए बी राइट ऑप्शन रहेगा कि छोटा छोटा खाना स्मॉल पोर्शंस फ्रीक्वेंटली देने हैं टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड एज वेल एज कि पेशेंट को जो है एवर्जन वाली फीलिंग है वो भी ना हो। बी नेक्स्ट, a healthcare provider schedules a paracentesis. What should the nurse instruct the client to do for preparing the procedure? पैरासेंटेसिस जो पूरे एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो जाता है, असाइटिस हो जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है। ये जनरली बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि लिवर डिजीजेस में जनरली हो जाता है कि एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस हो गया है, सॉरी असाइटिस हो गया है, या फिर हार्ट कंडीशंस में भी जब जो फ्लूइड है वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है बाहर एब्डोमिनल कैविटी में, असाइटिस कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे पैरासेंटेसिस का मतलब है कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है नेवल से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हम क्या करते हैं, निडल इंसर्ट करते हैं और पूरा फ्लूइड जो है बाहर ड्रेन करते हैं। और ये फ्लूइड जो है ग्रेविटी के इफेक्ट से बाहर बैग में ड्रेन होता है। पेशेंट को बोलते हैं बेड साइड पे बैठने के लिए, या फिर बैठ नहीं सकता तो लेटरल पोजीशन में पेशेंट को बोलते हैं जो है लेटने के लिए। और ये जो फ्लूइड होता है लोअर एब्डोमिनल में कलेक्ट होता है, तो लोअर एब्डोमिनल में ही यहाँ पे नीडल इंसर्ट करके इसको निकाला जा रहा है। तो कौन सी जो है प्रिपरेशन इसके लिए जरूरी है, empty the bladder, take laxative before the procedure, ingest nothing by mouth before the procedure, self administration of enema 2 hours before the procedure। यहाँ पे बावल प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्टमक में कर रहे हैं, हम बावल का कोई भी प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, तो लेग्जेटिव भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और एनपीओ की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई सिडेशन नहीं दे रहे हैं, कुछ इस तरीके का नहीं दे रहे हैं कि एस्पिरेशन के चांसेस होंगे। यहाँ रहेगा ब्लैडर को एम्प्टी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे निडल, अगर ब्लैडर फुल होगा तो वो भी पूरा आगे की तरफ होगा। और जैसे ही हम स्टमक में निडल इंसर्ट करेंगे, लोअर एब्डोमिनल में मैंने बताया निडल इंसर्ट करते हैं, तो लोअर एब्डोमिनल में जैसे ही निडल इंसर्ट करेंगे ब्लैडर इंजरी के चांसेस हो सकते हैं अगर वो फुल है तो प्रोसीजर से पहले पेशेंट को यूरिनेट करने के लिए बोलते हैं। तो ए राइट आंसर रहेगा। Next, a healthcare provider orders an upper GI series and barium enema. The client asks, "Why do I have barium for this test?" The nurse best response is, पेशेंट को जो है अपर जीआई सीरीज कर रहे हैं, मतलब अपर बेरियम मील दे रहे हैं और बेरियम अनीमा दे रहे हैं, अनीमा जिसमें बेरियम कंटेंट्स है। तो पेशेंट पूछ रहा है कि मुझे बेरियम क्यों दिया जा रहा है, तो बेरियम क्या करता है इनमें से। ऑप्शन ए, गिव्स ऑफ विजिबल लाइट, इल्यूमिनेट द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ये लाइट एलिमिनेट करने की, लाइट जो है प्रोड्यूस करने की कोई शक्ति नहीं होती है बेरियम में, तो ये नहीं होगा। प्रोवाइड फ्लोरेसेंस देयर बाय लाइटिंग अप द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ये चमकता भी नहीं है इसीलिए फ्लोरेसेंस भी नहीं कॉज करेगा। डाइज द स्ट्रक्चर, डाई का इसका कोई रोल नहीं होता है। गिव्स मोर कंट्रास्ट टू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ये रहता है कि जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है ना उनके अंदर बेरियम चला जाता है और जब एक्सरे हम करते हैं उस पार्ट का तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज जो है वो पार्ट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसीलिए जो है प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रैक्ट हो जाता है। तो बेरियम का यही रोल है कि वो उसमें म्यूकोजल लाइनिंग में अपने आप को सेट कर लेता है ताकि जो अब एक्सरे होने वाला है, एक्सरेज की जो एक्सरेज हैं उनको इजीली वो प्रॉपर जो है विजुअलाइजेशन ऑफ द पार्ट कर सकें। तो डी राइट आंसर रहेगा। Next, a client is scheduled for sigmoidoscopy. What instruction should the nurse provide in preparation for the diagnostic test? ये जो हमारे अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं तो जो एनस है,
एनएस से ऊपर ही हमारा कौन सा प्रेजेंट होता है, सिग्मोइड कोलोन प्रेजेंट होता है, और यहाँ से स्कोप डाल के रेक्टम से इस पार्ट को विजुअलाइजेशन करने को हम सिग्मोइडोस्कोपी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिपरेशन करनी है? ऑप्शन ए, हैव एन अनीमा इन द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट, chalk like substance will have to be swallowed, withhold food for 24 hours before the test, a sterile container will be provided for collection of stool specimen। यहाँ पे जो है जब हम सिग्मोइड कोलोन को कब विजुअलाइज कर पाएंगे? जब यहाँ पे कोई फीकल मैटर नहीं होगा। तो इस फीकल मैटर को हटाने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी से पहले हम क्या देते हैं? अनीमा देते हैं, या फिर हम लेग्जेटिव्स जो हैं पहली नाइट को, वो जनरली अगर हम कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं तो लेग्जेटिव्स भी दे देते हैं, लेकिन सिग्मोइडोस्कोपी में अनीमा से काम चल जाता है। तो ये है चॉक लाइक सब्सटेंस, यहाँ पे कुछ ऐसा स्वेलो करने के लिए नहीं बोलते हैं। 24 आवर्स के लिए विदहोल्ड करने की जरूरत नहीं है, 6 से 8 घंटे विदहोल्ड कराते हैं अगर सिडेशन देने की जरूरत है तो। ये स्टूल स्पेसिमेन कलेक्ट करना इस प्रोसीजर का मकसद नहीं है, तो ए राइट आंसर रहेगा कि जो हमारा कोलोन है उसको क्लीन कर लिया जाए, ताकि जो स्कोप अंदर जाएगा वो अच्छे से जो हमारा सिग्मोइड है, सिग्मोइड कोलोन है, उसको विजुअलाइज कर सके। ए। नेक्स्ट, a healthcare provider orders a sigmoidoscopy for one client and barium enema for other client. What is the nursing responsibility common? एक पेशेंट को सिग्मोइडोस्कोपी दिया गया है, एक को बेरियम एनीमा के लिए बोला गया है, तो कौन सी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन होगी इनमें से? ऑप्शन ए, विदहोल्ड फूड फॉर सेवरल आवर्स। जरूरी नहीं है कि विदहोल्ड करना पड़े, डिपेंड करता है कंडीशन में। बेरियम एनीमा में तो विदहोल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। कैस्टर ऑयल इन द आफ्टरनून बिफोर, कैस्टर ऑयल का इसमें किसी में भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एडमिनिस्टर सोप सूट्स अनीमा अंटिल क्लियर एंड एंश्योर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर। यहाँ अनीमा जो है वो दिया जाता है दोनों केस में, लेकिन जरूरी नहीं है वो सोप बेस्ड ही हो, तो अनीमा का टाइप डिफर कर सकता है एज पर द फिजिशियंस चॉइस, तो ये भी नहीं होगा। ये रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर जरूरी है, कंसेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पेशेंट एजुकेशन जरूरी है कि जब स्कोप इंसर्ट होगा उस टाइम पे रिलैक्स रहना है, किस तरीके की पोजीशनिंग दी जाएगी, ये सारा क्या करेगा? पेशेंट की एंग्जाइटी को रिड्यूस करेगा और उसका कोऑपरेशन को एनहेंस करेगा। तो ये सारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। डी राइट आंसर होगा। Next, a high cleansing enema is ordered for the client. What is the maximum height at which the container of fluid should be held by the nurse when administering the enema? जब पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है। और ये अनीमा जो है आजकल तो किस तरीके के आ गए हैं, जो डिस्पोजेबल अनीमाज आ रहे हैं। पहले जो है कैन अनीमाज दिए जाते थे, क्लेंजिंग अनीमा, इसमें जो है सोप सॉल्यूशन भर दिया जाता है और यहाँ पे जो पाइप है वो रेक्टम एनल ओपनिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो हैंग कर रहे हैं इसके एक प्रॉपर हाइट होना जरूरी है। क्यों? अगर ये लो हाइट पे रहेगा तो इतना फ्लूइड जो है अच्छे से अंदर नहीं जा पाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा हाई हाइट पे होगा तो प्रेशर से फ्लूइड अंदर जाएगा, जिसकी वजह से म्यूकोजल इंजरी हो सकती है। तो इसकी एक पर्टिकुलर हाइट मेंटेन करना जरूरी है। वही यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि वो हाइट कितनी है। ये हाइट होती है जनरली 15 इंचेस, 37 सेंटीमीटर के अराउंड, 35 से 37 सेंटीमीटर। उससे नीचे ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाएगा तो फ्लूइड अच्छे से इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। उससे ऊपर फ्लूइड का प्रेशर इतना तेज आएगा कि म्यूकोजा को इंजर कर देगा। तो बाकी ऑप्शन इन दोनों फैक्टर्स को सोचते हुए गलत होंगे और बी ऑप्शन राइट होगा। दिस इज द एप्रोप्रिएट हाइट एट विच द कैन बी हैंग्ड। Next, during administration of enema, the client reports intestinal cramps. What should the nurse do? अनीमा देने के टाइम पे इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स का होना लाजमी है, हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है वहाँ पे जो हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो एनहेंस हो रही हैं, तो उस टाइम पे क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या करना है? ऑप्शन ए, डिसकंटिन्यू द प्रोसीजर, instill the fluid at a slower rate, lower the height of the container and stop the fluid until the cramp subside। मैंने बोला कि क्रैम्प होना एक नॉर्मल फाइंडिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत सीवियर होना नॉर्मल नहीं है। हल्के फुल्के क्रैम्प्स आना इज द नॉर्मल थिंग। तो उस टाइम पे जब तक क्रैम्प आ रहे हैं फ्लूइड को थोड़ी देर के लिए क्लैंप कर देते हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं तो क्लैंप कर देंगे और उसके बाद रीस्टार्ट कर देंगे।
डिसकंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग इन द प्रोसीजर। स्लोवर रेट पे इंस्टिल करेंगे तो वो इफेक्ट जो हम चाहते हैं वो नहीं आएगा, लोअर करने पे ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो डी राइट आंसर रहेगा कि फ्लूइड को स्टॉप कर दें जब तक कि क्रैम्प्स सबसाइड नहीं होते, और जैसे ही क्रैम्प्स ठीक हो रहे हैं हमें फ्लूइड दोबारा से चला देना है। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, a nurse is evaluating a client's response to receiving intermittent gravity flow percutaneous endoscopic gastrostomy tube feeding. Which clinical finding indicate the client is unable to tolerate a continuation of the feeding? PEG ट्यूब होती है जब है ना स्टमक में, अगर ये मैं स्टमक की बात करूं तो यहाँ पे स्टमक में छोटा सा प्रोसीजर होता है जहां पे एक होल करके एक ट्यूब डाल दी जाती है जिसको हम पीजी ट्यूब बोलते हैं, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटमी। क्योंकि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है इसीलिए, और गैस्ट्रोस्टमी का मतलब है कि हमारी जो स्टमक है, गैस्ट्रिक जो कैविटी है वहां पे होल बनाया गया है, तो ये ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ये जनरली कैंसरस पेशेंट है, इसोफेजियल रिमूवल हो गया है, या जो हमें इसोफेगस को आराम देना है, या लॉन्ग टर्म वाले वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स हैं, कुछ कुछ और भी इंडिकेशंस हैं जिनमें हम ये फीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्यूब के जरिए जो है फीडिंग पेशेंट को दी जाती है। ये ट्यूब जो है इन प्लेस रहती है बहुत लंबे समय तक। यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी क्लिनिकल फाइंडिंग है जो कि पेशेंट को दिखा रही है कि वो अनेबल है टॉलरेट करने का फीडिंग। पासेज ऑफ फ्लेटस का पास होना इज अ गुड थिंग, इसका मतलब है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट अच्छे से हो रही है, तो ये नहीं होगा। राइज ऑफ फॉर्मूला इन द ट्यूब, रैपिड इनफ्लो ऑफ द फीडिंग एंड टेंडरनेस ऑफ द एपिगैस्ट्रिक एरिया। रैपिड इनफ्लो ऑफ द फीडिंग का तो मतलब है कि फीडिंग आराम से पेट में जा रही है, तो वो जो है क्या कर रहा है, वो उसको टॉलरेट कर रहा है। टेंडरनेस ऑफ एपिगैस्ट्रिक एरिया, जरूरी नहीं है कि वो ट्यूब फीडिंग ना एक्सेप्ट करने की वजह से हो, देयर कैन बी सेवरल अदर रीजन जिसकी वजह से टेंडरनेस हो सकती है। यहाँ राइज ऑफ फॉर्मूला इन द फीडिंग, कि हम ट्यूब में फीड दे रहे हैं और वो वापस से बैकफ्लो कर रहा है, फॉर्मूला वापस से आ रहा है, वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट जो है टॉलरेट नहीं कर रहा है। ये देखिए इस तरीके की ट्यूब होती है। यहाँ पे ये एक अडेप्टर होता है, यहाँ से हम जो है फीडिंग देते हैं। ये क्लैंप होता है, फीडिंग देने के बाद इसको क्लैंप कर लेते हैं। ये एक एक्सटर्नल बम्पर होता है जो कि उसको एक क्या दे रहा है, एक सिक्योरनेस दे रहा है कि ट्यूब बाहर की तरफ ना आए। तो ये एक्सटर्नल बम्पर है और ये ट्यूब अंदर स्टमक में चली गई है। ये देखें मशरूम कैथेटर टिप होती है और ये इंटरनल बम्पर होता है। इस तरीके से ये दो जगह क्या दे रहा है, दो जगह उसको सपोर्ट दे रहा है ताकि ट्यूब बाहर ना निकले मूवमेंट की उससे, या उस मूवमेंट से, या पेशेंट खींच वीच ना दे, तो उस चीज में यहाँ पे ये इसको दो ड्यूअल प्रोटेक्शन दे रहा है। और यहाँ पे क्लैंप इसलिए देते हैं कि एयर वगैरह एंट्री ना करे। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल बम्पर इसकी ट्यूब के फिक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये इस तरीके की ट्यूब होती है जो कि हमें स्टमक में के अंदर इंसर्ट करते हैं। 30-45 मिनट का छोटा सा प्रोसीजर होता है, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, उसके जरिए इसको इंसर्ट किया जाता है। तो अगर इस ट्यूब में फॉर्मूला वापस से आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो अंदर नहीं जा रहा है और बैकफ्लो मार रहा है, तो इसका मतलब वहां पे क्या है कि टॉलरेट नहीं कर पा रहा है पेशेंट। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, a client has nasogastric tube inserted and the healthcare provider orders the prescribed feeding to be instituted immediately. What should the nurse do first? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली है और उसको क्या बोला है कि आपको अभी जो है फीडिंग स्टार्ट कर दो, तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है वो कैसे हम मेजर करते हैं, टिप ऑफ द नोज से ईयर लोब तक हम लेते हैं ट्यूब और उसके बाद जिफिस टर्नम तक उसको मेजर करते हैं। जितनी वो लेंथ आती है ना उतना हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं। वहां पे एक मार्क लगा लेते हैं कि इतनी लेंथ है, इतना इंसर्ट करना है, इसका मतलब वो स्टमक तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बाद हमें क्या करना है, फीडिंग स्टार्ट करने से पहले इंस्टिल नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन बिल्कुल नहीं इंस्टिल करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि वो ट्यूब जो है स्टमक में गई है या ट्रैकिया में गई है। तो अगर हमने नॉर्मल सलाइन दे दी और वो ट्रैकिया में होगी तो एस्पिरेट करके पेशेंट मर जाएगा। तो इसीलिए हमें बिफोर इंश्योरिंग कि वेयर द ट्यूब इज लोकेटेड वी शुड नॉट स्टार्ट द फीडिंग। इसीलिए हमें पहले इंश्योर करना है, श्योर होना है। Obtain a chest X-ray, auscultate the
epigastric area with instilling 15 ml of air. Withdraw 30 ml of stomach content to verify the tube placement. यहाँ 30 ml ही आना जरूरी नहीं है ट्यूब के प्लेसमेंट के लिए, 2 या 3 ml भी आ गया है गैस्ट्रिक कंटेंट तो वो भी बता रहा है कि ट्यूब वहां पे ही प्लेस्ड है स्टमक में। एरिया अस्कल्टेट भी कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वूश टेस्ट, जो हम ट्यूब में एयर मारते हैं और फिर जो है हम एपिगैस्ट्रिक में अस्कल्टेट करते हैं। लेकिन यहाँ जो है कंफर्मेटरी टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए हम एक्सरे है जो कि कंफर्मेटरी होता है हमेशा ही ये असेस करने के लिए कि ट्यूब की प्लेसमेंट ठीक है, और ठीक होने के टाइम पे ही हमें क्या करना है, फीडिंग देनी है। और यही बात का ध्यान हमें हमेशा रखना है व्हाइल परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज ऑल्सो, कि बिफोर गिविंग द एनजी ट्यूब फीडिंग वी शुड चेक द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार डलने के बाद ट्यूब हम हर बार ही एक्सरे कराएंगे। हम गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेट करके, वूश टेस्ट करके, या फिर बाउल में ना ट्यूब का एंड रख के अगर बबल्स उठ रहे हैं तो इसका मतलब लंग्स से आ रहा है, और अगर बबल्स नहीं है तो स्टमक में है। ये टेस्ट करके हम देख सकते हैं ट्यूब की प्लेसमेंट। अगर ये तीनों टेस्ट से आपको समझ में नहीं आ रहा है तब हम चेस्ट एक्सरे के लिए जाएंगे, वो बाद की बात है। लेकिन जब हम शुरू में इंसर्ट कर रहे हैं तब हम कंफर्मेशन के लिए चेस्ट एक्सरे इज द बेस्ट ऑप्शन टू कंफर्म द ट्यूबिंग प्लेसमेंट। तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, 3 days after admission to the hospital for brain attack, a client has a nasogastric tube inserted and receiving continuous tube feeding. What should the nurse do to best evaluate whether the feeding is absorbed? एक पेशेंट है जिसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, तो कौन सा ऐसा बेस्ट रेस्पॉन्स रहेगा कि ट्यूब जो है फीडिंग एब्जॉर्ब हो रही है? ऑप्शन ए, एस्पिरेट फॉर रेजिडुअल वॉल्यूम, इवेल्युएट द इनटेक इन रिलेशन टू आउटपुट, instill air in client stomach while auscultating and compare the client body weight with the baseline। ये एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। एब्जॉर्प्शन की बात होगी तो नॉर्मली भी क्या होता है, अगर हमारा खाना एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमें ऐसा तो नहीं होता कि हर फीड के बाद हम उल्टी कर रहे हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं। सेम इन पेशेंट्स का भी है कि अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो जो हमारा एस्पिरेट होगा रेजिडुअल वॉल्यूम का वो बहुत कम होगा, बहुत कम, लेस देन 250 ml जनरली बोलते हैं कि होना चाहिए, लेस देन 200 ml भी कहीं कहीं लिखा होगा। अगर वो उससे ज्यादा एस्पिरेट आ रहा है इसका मतलब फीड जो है एब्जॉर्ब नहीं हुई और पूरा का पूरा वो पेशेंट जो है बाहर निकाल रहा है। तो जो बेस्ट इंडिकेटर रहेगा वो एस्पिरेट फॉर रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगा टू डिटरमाइन वेदर द फीडिंग इज एब्जॉर्ब्ड और नॉट। Next, a healthcare provider order intermittent nasogastric tube feeding to supplement the client oral nutritional intake. Which hazard associated with nasogastric tube feeding will be reduced if the nurse administered this feeding over 30 to 60 minutes? ये कह रहा है कि एक पेशेंट को अगर नर्स जो है आराम आराम से नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रही है तो इनमें से किस चीज को रिड्यूस किया जा सकता है? डिस्टेंशन, फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन एंड रीगर्जिटेशन। यहाँ जो आराम से ट्यूब फीडिंग देने का पर्पज है वो रीगर्जिटेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि जो स्टमक का यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? कार्डिया कहलाता है, और यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। वो जनरली क्या होता है कि जैसे ही खाना स्टमक में गया वो क्लोज हो जाता है, तो वो रीगर्जिटेशन नहीं होने देता। लेकिन यहाँ ट्यूब डली हुई है ना, तो वो थोड़ा सा पार्ट उसका क्या है, ओपन है। इन पेशेंट्स को रीगर्जिटेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए आराम आराम से फीड देने से क्या है कि वो फीड स्टमक तक आराम आराम से पहुंच रही है, तो रीगर्जिटेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। वही पर्पज है इसका, तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट, अ क्लाइंट who had an incision and drainage of oral abscess is to be discharged. For which clinical finding, if it should occur, the nurse should instruct the client to notify the healthcare provider. एक पेशेंट है जिसका ओरल एब्सेस था, उसको ड्रेन कर दिया गया है। अब इसमें से कौन सी चीज अगर प्रेजेंट है पेशेंट को, तो नर्स बोलेगी कि फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। फाउल ओडर टू द ब्रेथ, पेन एसोसिएटेड विद swallowing, pain with swelling after 1 week and tenderness in the mouth after chewing. फाउल ऑर्डर टू द ब्रेथ जो है ये ओरल हाइजीन ना मेंटेन करने के कारण है, जनरली इसके कारण नहीं होता है।
पेन एसोसिएटेड विद द स्वेलोइंग, ये थोड़ा स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो स्वेलिंग के साथ पेन काफी लंबे समय तक प्रेजेंट हो सकता है, सबसाइड हो जाएगा। पेन विद स्वेलिंग आफ्टर 1 वीक, ये जनरली 4 से 5 दिन में रिड्यूस हो जाना चाहिए। अगर ये 1 हफ्ते के बाद भी परसिस्ट कर रहा है तो ये फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो सी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is obtaining a history and performing physical assessment of a client who has cancer of tongue. Which clinical finding should the nurse expect to identify? Cancer of tongue है तो इनमें से क्या प्रेजेंट होगा? हेलिटोसिस, हेलिटोसिस मतलब बैड ब्रेथ। हेलिटोसिस जनरली कैंसर ऑफ माउथ में प्रेजेंट होता है, कैंसर ऑफ टंग में नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब है कि व्हाइट पैचेस प्रेजेंट होना ऑल ओवर द टंग, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कैंसर ऑफ द टंग, तो ये प्रेजेंट होता है। ब्लीडिंग गम्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ये जिंजिवाइटिस में प्रेजेंट होता है, गम डिसऑर्डर्स में। सबस्टर्नल पेन जो है, सबस्टर्नल पेन भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है कैंसर में, ये क्योंकि रेडिएट नहीं करता है तो ये स्टर्नम तक नहीं जाएगा। सबस्टर्नल जो एरिया है वहां पे रेडिएट नहीं करता है। ऑल्ट्रेशन इन द टेस्ट प्रेजेंट होगी क्योंकि टेस्ट बर्ड का डैमेज हो रहा है। एनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स ये भी होंगी क्योंकि कैंसर है तो उस पार्ट के जो लिम्फ नोड्स हैं वो हमेशा एनलार्ज्ड मिलती हैं ड्यू टू द ड्रेनेज टू द लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे B, E and F are the right option. Next, a nurse is collecting a health history from a client who has diagnosis of cancer of tongue. For which risk factor commonly associated with cancer of tongue should the nurse assess when collecting the health history? एक पेशेंट है जिसको कैंसर ऑफ टंग है, तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर था जो प्रेजेंट हो सकता है जो रिस्पॉन्सिबल हो कैंसर ऑफ टंग के लिए? नेल बाइटिंग, पुअर डेंटल हैबिट्स, फ्रीक्वेंट गम च्यूइंग एंड लार्ज कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे लार्ज कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इज द रीजन, जो कि थ्रोट कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, टंग कैंसर हो गया, इनके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है कि ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो टू द कैंसर, तो डी राइट आंसर रहेगा। Next, a client with GERD, gastroesophageal reflux disease, reports difficulty sleeping at night. What should the nurse instruct the client to first? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का मतलब है ये ईसोफेगस है, स्टमक है, यहाँ से जो है वापस रिफ्लक्स होता है खाना खाते ही पेशेंट का। तो इन पेशेंट को हमें क्या इंस्ट्रक्ट करना है? ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर रिटायरिंग, मतलब स्लीपिंग से पहले हम जितना लेंगे ना, अगर हम सोने से पहले वैसे भी ज्यादा खा लेते हैं और लेटते हैं तो ऊपर की तरफ रिगर्जिटेट होता है, और इन पेशेंट्स को तो है ही ये बीमारी कि इनका कार्डियक स्फिंक्टर लूज होता है जिसकी वजह से पूरा रिगर्जिटेशन हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड ऑन ब्लॉक्स, ये रहेगा कि हेड को जो है एलिवेटेड रखने के लिए बोलते हैं ताकि रिगर्जिटेशन को अवॉइड किया जा सके, ग्रेविटी के पुल से खाना नीचे की तरफ जाए ना कि ऊपर की तरफ आए। एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द डाइट, ऐसा एलिमिनेट करने की कोई सलाह नहीं है। एंटासिड सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट, एंटासिड दे सकते हैं लेकिन एंटासिड्स का इतना लंबा रिस्पॉन्स नहीं होता कि पूरी रात सोने के लिए काफी हो, तो यहाँ पे पोजीशनिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बी। और बोलते हैं पेशेंट को कि खाते एकदम से नहीं लेटना है वरना फिर से रिगर्जिटेट होगा, वो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो बी राइट आंसर होगा। Next, a client with gastroesophageal reflux disease is to receive metoclopramide orally before meal. The concentrated solution contains 10 mg per ml. वही कितना देना है? Dose required upon dose in hand. So do into volume in ml. डोज रिक्वायर्ड कितनी है? 15 mg, डोज इन हैंड है 10 और वॉल्यूम है 1, तो कितना देना है हमें? 1.5 ml देना है, सी। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन, जिसको GERD है, तो कौन से एडवाइस देगी जो सिम्टम्स को कम कर सकती है? अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, यस, हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करनी है क्योंकि हैवी लिफ्टिंग से क्या हो सकता है? इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो स्फिंक्टर वैसे ही लूज है और ज्यादा खुल जाएगा, रिफ्लक्स ज्यादा होने के चांसेस है, तो हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना है। लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, लाई डाउन नहीं करने के लिए बोलते हैं, तो ये मतलब पेशेंट को बोलते हैं नहीं लेटना है। Avoid drinking alcohol, no, alcohol should not be permitted. Then eat small frequent meals.
सॉरी अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल, हाँ ये सलाह देनी है पेशेंट को कि अल्कोहल नहीं लेनी है। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, ये बोलते हैं कि एकदम से ज्यादा पेट भर के नहीं खाना, ज्यादा पेट भर के खाएंगे ज्यादा रिगर्जिटेशन होगा, छोटे छोटे खाना लेना है जो कि इजीली स्टमक तक पहुंच जाए और रिगर्जिटेशन ना हो, ठीक है, क्योंकि पूरा भरा होगा तो वो ज्यादा फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, और थोड़ा थोड़ा जाएगा तो ना तो पेट फुल होगा ना ही रिगर्जिटेट होगा। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करना है विद द मील्स, वही फुलनेस वाली बात होगी, रिगर्जिटेशन इंक्रीज होगा। और प्रेशर तो जो है अप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा ये एब्डोमिनल बाइंडर वगैरह लगाने से, और ऐसा होने से स्फिंक्टर लूज होके सारा खाना बैक फ्लो करेगा। तो A, C and D आर द राइट ऑप्शन, जो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ऐसा करना है ताकि आपके सिम्टम्स रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज asked the nurse why the healthcare provider has prescribed मेट्रोनिडाजोल, द नर्स एक्सप्लेन एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू। गैस्ट्रिक अल्सर है पेशेंट को, पेट में अल्सर्स हैं तो उसके लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, क्यों? ऑप्शन ए ऑगमेंट द इम्यून रिस्पॉन्स, बी पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ एंटासिड, सी ट्रीट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एंड डी रिड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन। जब हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? हम बैक्टीरिया की वजह से ही दे रहे हैं, और यहाँ पे जो मोस्टली रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है पेप्टिक अल्सर्स का वो एच पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, उसी के लिए हम मेट्रोनिडाजोल दे रहे हैं। इम्यून रिस्पॉन्स पे एंटीबायोटिक कोई असर नहीं डालता है। इफेक्ट एंटासिड्स के इफेक्ट को जो है ये नहीं है कि एंटासिड्स के इफेक्ट को बढ़ा देगा, ये अपना ही काम करेगा, और HCl प्रोडक्शन पे भी इसका कोई असर नहीं है। जनरली बैक्टीरिया को ही खत्म करने के लिए दे रहे हैं, और H पाइलोरी इज द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया फॉर स्टमक अल्सर, तो सी राइट आंसर होगा। Next, the client with GERD should make diet and lifestyle changes. What instruction should the nurse include in the client discharge teaching? Select all that apply. एक पेशेंट है जिसको GERD है, तो कौन सी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस उसको चाहिए, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है नर्स देगी? ऐड मिल्क टू द कॉफी, जो हमारी टी कॉफी होती हैं कैफीन होता है इनमें, कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं और ये GERD को बढ़ा सकते हैं। तो जब मिल्क से ऐसा कुछ नहीं होता है तो उनमें मिल्क जो है मिल्क ऐड करने से ऐसा नहीं है कि वो उनका कैफीन ही खत्म हो गया है, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है। एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, फुट नहीं हेड एंड एलिवेट करने के लिए बोलते हैं। अवॉइड कैफीन कंटेन प्रोडक्ट्स, ये बोलना है। देन ईट 3 इवनली स्पेस्ड मील डेली, यहाँ पे जो है 3 मील्स नहीं बोलते, मील बोलते हैं 4 से 6 लो, लेकिन छोटी मील्स लो, ना कि 3 हैवी मील्स लो, तो ये भी नहीं होगा। चू थोरोली वाइल ईटिंग, ये बोलते हैं कि अच्छे से उसको चंक बना देना है, उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना है खा के, ताकि एब्जॉर्प्शन जल्दी हो खाने की। तो C and E आर द राइट ऑप्शन। Next, a client with esophageal cancer is to receive TPN, a right subclavian catheter inserted. The nurse consider primary reason why the healthcare provider ordered a central line. जनरली जब हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं तो हम लॉन्ग लाइन से देते हैं, सबक्लेवियन हो गया, सेंट्रल वेनस कैथेटर हो गया, या फिर पिक लाइन होगी, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। जो छोटे कैनुलाज होते हैं उनसे हम अगर लंबे समय तक टीपीएन चलना होता है तो हम नहीं देते हैं। और टीपीएन देते हुए क्या ध्यान रखना है कि उसमें कोई एयर नहीं होनी चाहिए, फैट ग्लोब्यूल्स नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, वरना वो एम्बोलस का रूप ले लेंगे। और दूसरी बात, जब टीपीएन देते हैं उसमें ग्लूकोज कंटेंट बहुत हाई होता है, तो हमें पेशेंट का शुगर चार्टिंग भी करते रहना चाहिए। तो ये मोटी मोटी बातें एज अ नर्स हमें ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंट्रल लाइन को क्यों ऑर्डर किया गया ये पूछा है। ऑप्शन ए, इट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन। सेंट्रल लाइन जो लॉन्ग लाइन होती है उनमें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है बजाय की पेरिफेरल लाइन के, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देयर इज लेस चांस ऑफ इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेटिंग, इनफिल्ट्रेट तो कर सकता है इन्फ्यूजन अगर प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है तो। इट इज मोर कन्वीनियंट सो दैट क्लाइंट कैन यूज देयर हैंड्स। नो, कन्वीनियंस को देखते हुए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते कि हम लॉन्ग लाइन को पंचर कर रहे हैं। डी, द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड हेल्प टू डाइल्यूट द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये रहता है क्योंकि टीपीएन इज हाईली कंसंट्रेटेड इन नेचर, तो जो लॉन्ग लाइन पे ब्लड ज्यादा होता है वो उसको डाइल्यूट इजीली कर देता है, बजाय कि पेरिफेरल लाइन के जिनमें थोड़ा ब्लड होता है और उसको इरिटेशन, पेरिफेरल इरिटेशन ज्यादा कॉज कर सकता है। तो डी राइट आंसर होगा। ये सोचते हुए हम इनको क्या दे रहे हैं, लॉन्ग लाइन से दे रहे हैं।
Next, a client with inflammatory bowel disease is receiving TPN via an infusion pump. What is the most important for the nurse to do when administering TPN? जब हम TPN दे रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इनमें से? ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग द क्लाइंट्स ब्लड ग्लूकोज एवरी 2 आवर्ली. इतना जल्दी नहीं करते हैं, जनरली 4 से 6 घंटे में हम उसका ब्लड ग्लूकोज लेते हैं. चेंज द TPN सॉल्यूशन बैग एवरी 24 आवर इवन इफ देयर इज अ सॉल्यूशन लेफ्ट इन द बैग. ये बहुत जरूरी है कि 24 घंटे में हमें डिस्कार्ड कर देना है, या फिर अगर हमें उसमें कुछ विजिबल पार्टिकल्स दिख रहे हैं तो एट दैट टाइम ऑल्सो इट शुड बी डिस्कार्डेड. और 24 घंटे में तो उसको हमें बदल ही देना है टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ और इन्फेक्शन. ठीक है. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ब्रेथ स्लोली व्हेन चेंजिंग द TPN ट्यूबिंग. ब्रेथ नहीं करने के लिए बोलते हैं, पेशेंट को वल्सल्वा के लिए बोलते हैं कि ब्रेथ होल्ड करके रखना है ताकि एयर के एंट्री को प्रिवेंट किया जा सके. स्पीड अप द रेट ऑफ TPN इफ द अमाउंट डिलीवर्ड फेल्ड. ये बिल्कुल भी नहीं करना है. इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को जितना मिलना चाहिए था अभी उतना नहीं गया है, थोड़ा पीछे चल रहा है इन्फ्यूजन, तो हमें तेज करना है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है वरना कार्डियक ओवरलोड हो जाएगा. पेशेंट को उसकी पेस से ही देना है जितना चल रहा है, चाहे वो पीछे रह रहा है या कुछ भी है. हमें पेस के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है. तो बी राइट आंसर रहेगा. Next, the client has suspected peptic ulcer in the duodenum. What should the nurse expect the client to report when describing the pain associated with the disease? ये देखो, डिओडेनम अगर मैं बात करूं, स्टमक के बाद जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो है हमारा डिओडेनम. यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 तरीके के अल्सर्स हैं. एक तो यहाँ गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं और दूसरे हैं हमारे डिओडेनल अल्सर. ध्यान से सुनना. अब जब हमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया तो ये खाना एकदम से जाके पेट में जाके इसने क्या कर दिया, HCl की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया और HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, तो गैस्ट्रिक अल्सर्स में बहुत तेज दर्द होने लग गया. तो जिसको भी गैस्ट्रिक अल्सर होंगे वो पेशेंट क्या बोलेगा कि खाना खाते ही बहुत तेज पेट में दर्द होता है. तो इसका यही जो है रीजन है कि HCl जो है, HCl ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो गया खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और अभी जो है ज्यादा मात्रा में एकदम से उन अल्सर्स पे लग रहा है जाके, इसकी वजह से ज्यादा पेन पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है. वहीं अगर ये डिओडिनल अल्सर्स की बात है और पेशेंट खाली पेट है, तो खाली ही एसिड आ रहा है वहां पे और पूरा जला रहा है. और जब खाने के साथ मिलके एसिड आएगा तो वो उसको क्या कर देगा, खाना न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ पे जाके वो जो अल्सर्स है उनको इतना इरिटेट नहीं करेगा. तो जो डिओडिनल अल्सर्स वाले पेशेंट है वो ये बोलते हैं कि खाना खाने के बाद पेन रिलीफ हो गया. पेन रिलीफ होने का यही कारण है कि जो अभी तक खाली HCl आ रहा था निकल के पेट से, अब वो फूड के साथ मिल गया है और फूड ने उसकी एसिडिटी को रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से डिओडिनल अल्सर्स में पेन नहीं हो रहा. लेकिन खाना खाते ही जो एकदम से बढ़ा था और गैस्ट्रिक अल्सर्स को उसने एकदम से जला दिया. तो गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट्स को इस कारण से खाना खाते ही एकदम से पेन होता है. डिओडिनल अल्सर वाले पेशेंट बोलते हैं कि हमें जो है खाना खा के पेन रिलीफ हो रहा है. तो यहाँ पे सी राइट ऑप्शन होगा कि एक जो पेन सेंसेशन है वो रिलीव हो रही है बाय द फूड. नेक्स्ट, फेमोटिडिन 20 mg IVBP is prescribed for duodenal ulcer. Medication is diluted in 50 ml to be infused over 15 minutes. 50 ml दे रहे हैं, मतलब 20 mg है जो 50 ml में डाइल्यूट हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम इन ml जो हुआ वो कितना हो गया, 50 ही हो गया. और जो टोटल टाइम है वो कितना है, 15 मिनट्स है. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप, ml पर आवर में हमें निकालना है, तो हम टोटल वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड इनटू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इन आवर. आवर में लेंगे तो 15/60 हो जाएगा, 60 फिर ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा, फॉर्मूले में ही वैल्यू रखी है सीधा, 200 ml पर आवर इज द राइट आंसर है. नेक्स्ट, a client is scheduled for pyloroplasty and vagotomy because of the strictures caused by the ulcer unresponsive to the medical treatment. What information about the purpose of vagotomy should the nurse include when reviewing the healthcare provider discussion? यहाँ पे जो स्टमक है उसका ये वाला पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं पाइलोरस. ये जो अल्सर्स बने हुए थे यहाँ पे, इन्होंने क्या कर दिया है, इसको नैरो कर दिया है, स्ट्रिक्चर्स बन गए हैं. और यहाँ पे क्या भी प्रेजेंट होती है, हमारी वैगस नर्व भी प्रेजेंट होती है.
तो हम क्या कर रहे हैं के लिए सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें पाइलोरोप्लास्टी इसकी रिपेयर है और वेगोटमी जो वेगस नर्व है उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। तो क्या करेगा यहाँ पे, इंक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है वेगस नर्व जो हमारी कार्डियक सिस्टम में जाती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ना कि स्टमक वाला पार्ट। हेस्टन द गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ये बढ़ाने का काम नहीं कर रही है वेगोटमी, ठीक है। एलिमिनेट पेन सेंसेशन, पेन सेंसेशन जो है वेगोटमी नहीं, यहाँ पेन रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। डिक्रीज सिक्रीशन इन द स्टमक, यस ये ऑप्शन होगा, क्योंकि जो वेगस नर्व है वो सिक्रीशंस को ज्यादा सिक्रीट ना करे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वेगोटमी कर रहे हैं, ताकि जो HCl प्रोडक्शन है वो सिक्रीशंस है वो रिड्यूस हो सके और जो हमारी पाइलोरोप्लास्टी है वो इजीली परफॉर्म हो सके। तो डी राइट आंसर रहेगा वेगोटमी करने का। After a subtotal gastrectomy for the cancer of stomach, the client develops dumping syndrome. The client says, what does it mean when the healthcare provider said, I am experiencing dumping syndrome? What information should the nurse include? ये देखो, जब स्टमक कैंसर वगैरह होता है ना, तो जितने भाग में कैंसर होता है उतने भाग को काट के बाकी का पार्ट जो है या तो डिओडिनम के साथ जोड़ देते हैं या फिर जिजनम के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर वो जिजनम के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं बिलरोथ 2 सर्जरी का नाम है, और अगर डिओडिनम के साथ जोड़ते हैं तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं बिलरोथ 1। बिलरोथ 1 को गैस्ट्रो डिओडिनोस्टमी भी बोलते हैं और बिलरोथ 2 को गैस्ट्रो जिजनोस्टमी भी बोलते हैं। मतलब गैस्ट्रिक और जिजनम को मिला दिया गया है, यहाँ गैस्ट्रिक और डिओडिनम को मिला दिया गया है। अब जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो खाना एकदम से स्टमक में ना रुक के सीधा इंटेस्टाइन में जाके गिर जाता है, जिसको बोलते हैं हम डंपिंग सिंड्रोम। तो यहाँ पे इन पेशेंट को क्या है, ना तो एब्जॉर्प्शन हो रही है उस फूड की, तो यहाँ हम क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि खाना खाते एकदम से लेट जाओ ताकि वो खाना स्टमक में ज्यादा टाइम तक रहे और नीचे ना डंप करे, और फ्लूइड नहीं लेना है खाने के साथ कोई भी, अदरवाइज वो फास्टन उसको क्या करेगा, इंटेस्टाइन की तरफ धकेलेगा। पर्पस हमारा यहाँ पे ये है कि ज्यादा टाइम खाना स्टमक में रहे ताकि उसके एब्जॉर्प्शन वहां पे स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पूछ रहा डंपिंग सिंड्रोम का क्या मतलब है। नोजिया रिजल्टिंग फ्रॉम फुल स्टमक, ये नहीं है। रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक इन रिफ्लक्स भी नहीं है। बिल्डअप ऑफ फ्लैटुलेंस विद इन द लार्ज इंटेस्टाइन, फ्लैटुलेंस भी नहीं है। रैपिड पासेज ऑफ कंसंट्रेटेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है कि जो हमारा फूड है वो एकदम से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में गिर रहा है, वो स्टमक में नहीं रुक रहा है। तो डी राइट आंसर रहेगा। और इसके लिए क्या बोलना है, खाना खाते ही लेटने के लिए बोलना है, फ्लूइड खाने के साथ नहीं लेने के लिए बोलना है। तो डी राइट आंसर होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्स दीजिएगा और बताइए मुझे कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है, क्या आपको जो है और एड ऑन चाहिए वीडियोस में। और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को शेयर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।